हाँ भाई, तो चलिए आज हम बात करते हैं नए चैप्टर की तरफ। और नए चैप्टर में आज सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ चलेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पूरी केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट जो हम कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करने वाले हैं उसी पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो दो पोर्शन होते हैं, एक होता है GOC1 और एक होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। एक होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जीओसी में हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग बेसिकली जीओसी में सीखेंगे किस प्रकार के प्रभाव होते हैं, कौन सा प्रभाव प्रयुक्त होता है, किस प्रकार से अभिक्रियाएं होती है। और रिएक्शन मैकेनिज्म हम सीखेंगे कि कौन सी अभिक्रिया होती है, किस प्रकार से वहां पर बंध टूट के नया यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो वो सेकेंड पोर्शन है। तो पहले हम लोग बात करेंगे जीओसी। तो नेक्स्ट डालते हैं हेडिंग जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन। ठीक है, तो हिंदी होती है सामान्य कार्बनिक रसायन। तो जीओसी की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो जीओसी में देखो, एक तो हमें पता ही है क्या क्या चीजें होती है, पहले उसकी बात करते हैं। कहीं पर भी अगर हम देखें तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास में अभिकारक होता है। ठीक है, और अभिकारक जो होता है यानी कि जो रिएक्टेंट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? उत्पाद में बदलता है। जैसा कि हम जानते हैं रिएक्टेंट जो होते हैं अभिकारक होते हैं। अभिकारक एक भी हो सकता है, अभिकारक एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो निर्भर करता है किस प्रकार की अभिक्रिया है और उस कंडीशन पर वो किस में बदलता है? उत्पाद में बदलता है। तो कोई भी अभिकारक उत्पाद में किस प्रभाव के द्वारा बदलता है या किस रूप में बदलता है या किस प्रकार से बदलता है, ये सारी बातें जो होंगी वो यहाँ पर देखी जाएगी। तो जैसा कि मैंने अभी एक शब्द बोला प्रभाव, मैंने एक शब्द बोला यहाँ पर प्रभाव, यानी कि इसको अगर बोलते हैं दैट इज द इफेक्ट। तो सबसे पहले हम इस इफेक्ट को ही समझ लेते हैं, फिर आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम इफेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली इफेक्ट जो होते हैं, इस बात को समझ ले, इफेक्ट को समझ ले, प्रभाव को समझ ले। तो प्रभाव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्रभाव जो कि स्थायी होता है, मतलब परमानेंट होता है, स्थायी प्रभाव। यानी एक प्रभाव जो कि स्थायी होता है, परमानेंट। परमानेंट का मतलब ये होता है कि एक बार जो लग गया, शुरुआत हो गई, लग गया तो लग गया, अब वो वापस नहीं आएगा। मतलब अगर किसी अणु में, किसी यौगिक में, किसी कंपाउंड के अंदर अगर इफेक्ट का प्रयोग आपका हो गया तो फिर हो जाएगा। अब वो किसी ना किसी ग्रुप के थ्रू होगा। तो अगर वो ग्रुप अटैच हो रहा है तो इफेक्ट कर रहा है, क्लियर है। लेकिन अगर मान लेते हो ग्रुप को हटा दें हम, तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो, मतलब उस पर कोई मतलब ग्रुप को हटाने के बाद में भी वो उसी टाइप का इफेक्ट उसके अंदर मेंटेन रहे। दैट इज कॉल्ड द परमानेंट इफेक्ट, स्थायी प्रभाव। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है अस्थायी प्रभाव। अस्थायी प्रभाव का मतलब ये है कि किसी भी ग्रुप के संपर्क में आ जाए, ग्रुप लगाया, इफेक्ट हो, लेकिन अगर हम ग्रुप हटा दें तो वापस पुनः उसी कंडीशन पर आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं? अस्थायी प्रभाव, यानी कि टेम्परेरी इफेक्ट। समझ में आ रही है? तो देखो पहले कौन कौन से इफेक्ट यहाँ पर हमें सीखने होंगे, बहुत आराम से समझिएगा। तो जैसे कि हमने बात करते हैं, सबसे पहले हम स्थायी प्रभाव की बात करते हैं हम लोग परमानेंट इफेक्ट की बात करते हैं। तो परमानेंट इफेक्ट में सबसे पहला जो इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। बात को समझना, प्रेरणिक प्रभाव, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। पहले नाम जान लो, पहले नाम जान लो, बात ना करें पीछे। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड जो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस, अनुनाद। ठीक है, रेजोनेंस, अनुनाद को डिस्कस करेंगे सेकंड। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे मेसोमेरिक प्रभाव। मेसोमेरिक प्रभाव, नाम देखिएगा, मेसोमेरिक प्रभाव, दैट इज द मीजोमेरिक इफेक्ट। थर्ड हो जाएगा मीजोमेरिक इफेक्ट, क्लियर है। और फोर्थ जो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा होगा? उसको बोलेंगे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर हाइपर क्या नाम होता है इसका हिंदी? अतिसंयुग्मन।
ठीक है, अति संयुग्मन प्रभाव। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बेसिकली हम चार प्रकार के यहाँ पर इफेक्ट को देखेंगे। तो फर्स्ट इज द प्रेरणिक यानी इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड रेजोनेंस, थर्ड मेसोमेरिक इफेक्ट एंड फोर्थ इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। मेसोमेरिक रेजोनेंस दोनों एक दूसरे के पूरक है, बिना रेजोनेंस के मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ में इंक्लूड हो जाएंगे, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कहीं पर रेजोनेंस लिखा होता है, कहीं पर नहीं होता है, इसलिए मैंने बोला। और इधर अगर हम बात करते हैं तो अस्थायी प्रभाव एक होता है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। क्लियर है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक। तो ये है कहानी पूरी। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इतनी बातों को पहले सीखना है, इतनी बातें आपको पहले पता होनी चाहिए, तब आगे की कहानी बनेगी। समझ रहे, इतनी चीजें आपको सीखनी है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो टेम्परेरी इफेक्ट और परमानेंट इफेक्ट। तो टेम्परेरी इफेक्ट में कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को सीखना होगा, और परमानेंट इफेक्ट में हमारे पास में ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स को हमें सीखना होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर फर्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव, और जिसको प्रदर्शित करते हैं आई से, जिसको प्रदर्शित करते हैं आई से। तो पहले कुछ बातें लिख लीजिए इसके बारे में, फिर हम आगे बात करेंगे। तो लिख लो, पहला नंबर एक, यह स्थायी प्रभाव है। नंबर एक बिंदु, यह स्थायी प्रभाव है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, नंबर सेकेंड, इसको ध्रुवण प्रभाव भी कहते हैं, इसको ध्रुवण प्रभाव भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोलराइजेशन इफेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोलराइजेशन इफेक्ट, ध्रुवण प्रभाव भी कहते हैं। नंबर थर्ड, यह सिग्मा बंध में होता है। इट इज प्रेजेंट इन सिग्मा बॉन्ड, इट इज प्रेजेंट इन सिग्मा बॉन्ड, यह सिग्मा बंध में होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो पहले समझ लेते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं आपके पास में यहां मैंने कार्बन लगाया, एक कार्बन लगाया, फिर एक कार्बन लगाया, फिर एक कार्बन लगाया, कुछ इस तरह की स्थिति मैंने यहां पर बनाई है। और यहां पर मैंने एक समूह लगा दिया, मान लेते हैं कोई ए समूह है जिसको लगाया। ठीक है, तो ए जो समूह है, परमाणु है, कुछ भी हो सकता है, ये ग्रुप हो सकता है, एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको मैंने यहां लगा। अब यहां पर जो ए लगा हुआ है, ये जो ए है ये मो इलेक्ट्रोनिगेटिव है। किससे मो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन से, यानी कार्बन कैसा हो गया, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होगी, पोलराइजेशन वाली कंडीशन आपको पता होगी कि मान लेते हैं पोलराइजेशन में अगर हम कहीं पर इस टाइप से दो एटम लगाते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, इसमें से बी की मान लेते हैं ये मो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये मो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और ये जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो होगा क्या कि बी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, बी की तरफ शिफ्ट होंगे, और बी की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव। ये डेल्टा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल, ये जो होता है ये स्मॉल। क्लियर है, छोटा। क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से एक पर नेगेटिव और एक पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन होना, यानी कि इसका मतलब है इनमें पोलैरिटी डेवलप हो गई। ठीक है,
तो इस कॉन्सेप्ट को लेके यहां पर अगर आ जाए और मैं कहता हूं कि जो हमारा ए है वो मो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सी से, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई। अब शिफ्टिंग किसके किसके बीच में हुई है? सी और ए के बीच में। ये ए ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, या नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया। नेचुरल सी बात है, जब ये खिंचाव इधर की तरफ हो रहा होगा तो इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव हो गया, पीछे कौन से फिर इलेक्ट्रॉन रखे हुए, रखे नहीं रखे, तो वो भी पॉजिटिव चार्ज भी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। क्लियर होगा कि नहीं होगा? यानी ये भी शिफ्टिंग होना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हम दोनों की शिफ्टिंग की बात करें तो पहले वाले शिफ्टिंग में क्योंकि ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसने की है शिफ्टिंग, और दूसरे वाले में चार्ज के थ्रू अट्रैक्शन लग रहा है, शिफ्टिंग हो रही, तो वो उसके कंपैरिजन में कैसी होगी? कम होगी, लेकिन ओवरऑल। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बार शिफ्टिंग होती है इसके थ्रू, फिर उसके बाद फिर यहां भी शिफ्टिंग होती है और फिर यहां भी शिफ्टिंग होती है, यानी कि सबसे ज्यादा शिफ्टिंग यहां होती है, उससे कम शिफ्टिंग यहां होती है, और उससे कम शिफ्टिंग यहां होती है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? और अब जब शिफ्टिंग हो रही है इसके कारण से, तो इसके ऊपर भी चार्ज डेवलप हो जाता है और इसके ऊपर भी चार्ज डेवलप हो जाता है, यानी कि हर कार्बन एटम के ऊपर, हर एटम के ऊपर एक ग्रुप के द्वारा चार्ज डेवलप हो जाता है। वो अलग बात है कि सबसे बड़ा जो चार्ज सिंगल डेल्टा वो बड़ा होता है, फिर उससे छोटा डबल डेल्टा, फिर उससे छोटा ट्रिपल डेल्टा, ये कंडीशन होती है। यानी सबसे ज्यादा चार्ज डेवलप कौन सा होता है? सिंगल, फिर डबल एंड देन फिर, यानी यहां पर पोलैरिटी डेवलप हो गई, यहां भी पोलैरिटी डेवलप हो गई, यहां भी पोलैरिटी डेवलप हो गई, यानी यहां भी ध्रुवणता हो गई, यहां भी ध्रुवणता हो गया, यहां भी ध्रुवणता हो गया, तीनों जगह पर ध्रुवणता हो गया, और किसके कारण से हुआ है? इसके कारण से। तो ये जो इफेक्ट हुआ है इस ग्रुप के द्वारा, किसी एक ग्रुप के थ्रू जो इफेक्ट इसमें हुआ है, उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे सोचते हैं। अभी हमने क्या लिया था? एक ऐसा ग्रुप लिया था जो कार्बन से मो इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अब मैं काम करता हूं कि एक ऐसा ग्रुप भी ले लेता हूं जो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, मतलब उस केस में सी जो हो जाए ये मो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, और ए बी जो है वो कैसा हो जाए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को रिपल करने की टेंडेंसी करे, बी जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को रिपल करने की टेंडेंसी करे, यानी कि उसको आगे की ओर भगाए, और आगे की ओर अगर भगाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किधर की ओर होगी? इधर की ओर होगी। इधर की ओर होगी तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इस पर कौन सा आएगा? पॉजिटिव। और भाग किधर की ओर है? आगे की ओर। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी हो जाएगी, ऐसे भागेंगे तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? डबल डेल्टा नेगेटिव। यहाँ भी ऐसी कंडीशन हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा चार्ज डेवलपमेंट कहाँ होगा? यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। ये एरो बना रहा हूं तो एरो का मतलब जितने एरो बना रहा हूं उसका मतलब उतना छोटा हो रहा है ना? उल्टा मत सोचना, जितने एरो बना रहा हूं उसका मतलब वो छोटा, ठीक है? जैसे डेल्टा छोटा वैसा एरो छोटा। क्लियर है? ये ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। आगे बात समझ में? तो फिर पोलैरिटी डेवलप हो गई, किसके थ्रू डेवलप हो गई? इसके थ्रू। अच्छा, अगर मैं इस ग्रुप को निकाल दूं बाहर तो पोलैरिटी उसके अंदर रहेगी? तो जवाब है हाँ, रहेगी। तभी तो परमानेंट इफेक्ट कहा मैंने कि वो जैसे ही आएगा गड़बड़ करके चला जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक अच्छा मतलब सीधा साधा बच्चा था, उसको एक बिगड़ा बच्चा मिल गया, तो बिगड़े बच्चे ने उसको इफेक्टेड कर दिया, सब सिखा दिया, जो सीख सकता था सब सिखा दिया। अब उसके बाद में बिगड़ा बच्चा गायब हो गया, तो तुम सोचो क्या वो सही हो जाएगा? तो रहेगा, फिर वो अगला आगे किसी और को निपटाएगा, है ना? वही बात, तो इफेक्ट तो रहेगा। ग्रुप आया उसके बाद इफेक्ट तो रहेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, अब अगर बात करें इस पॉइंट पर कि ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है और ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है, तो यहां पर ग्रुप के अकॉर्डिंग दो बातें और की जाती है। क्या? कि अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा है, अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा है, धक्का दे रहा है, या वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर कर दे कार्बन से,
तो उस कंडीशन पर उसको प्लस आई प्रभाव के नाम से जानते हैं, प्लस आई प्रभाव, यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसको बोल सकते हैं। और कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, माइनस आई। तो यहां पर दो बातें और आपको समझ में आ गई है, कौन सा, प्लस आई और माइनस आई। तो किसी को अगर मैं प्लस आई प्रभाव बोलता हूं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, क्लियर है, पूरे कार्ब एटम की चेन में। और किसी को अगर माइनस आई बोलता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, वो अब खींच रहा है, क्लियर हो रहा है। तो उसके पड़ोस में क्या होने वाला ये समझ जाना, कार्बन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा अगर हम माइनस आई प्रभाव की बात करेंगे, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा अगर हम प्लस आई प्रभाव की बात करेंगे। बोलो बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो पहले ही देख लेते हैं कि प्लस आई प्रभाव कौन दिखाता है और माइनस आई प्रभाव कौन दिखाता है। तो चलो बात करते हैं माइनस आई प्रभाव, ठीक है। चलो बात नहीं, तो बेसिकली दो इफेक्ट है, माइनस आई और प्लस आई। और माइनस आई प्लस आई समझ गए होंगे, माइनस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, और प्लस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, ठीक है। अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग चीजें, कुछ ऑर्डर में हो सकता है कुछ ग्रुप आगे पीछे मिल जाए, ठीक है, तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, एक दो है अलग अलग है, जैसे इन्होंने याद दिलाया SO3H वाला, तो कुछ जगह पर SO3H पहले, कुछ जगह पर SO3H बाद में है, ठीक है। अच्छा, कुछ जगह पर OR-OH में भी लड़ाई हो रही है, कुछ जगह पर OH पहले लिखते हैं, OR बाद में लिखते हैं, तो फिर अब उसका कोई जवाब नहीं है, जो है इसको ऑथेंटिक मान के चलो, ठीक है। बाकी प्लस आई प्रभाव CH2 माइनस NH, देन O माइनस, देन ये माइनस, ठीक है, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी TDH, क्लियर हो गया। TDH क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप है ना, हाइड्रोजन के आइसोटोप। दूसरी कंडीशन ये है कि जो ये ऑर्डर बना हुआ है बेसिकली अकॉर्डिंग टू H है, आप गौर से देखो H दोनों तरफ आपके पास में मिनिमम रखा हुआ है, और H अगर मिनिमम है इसका मतलब हम जहां पर भी H को लेंगे उस जगह पर हम इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू को 0 मान लेंगे, ना उसको पॉजिटिव में लेते हैं ना नेगेटिव में लेते हैं, और जो भी लेंगे अगर पॉजिटिव में लेंगे तो भी सबसे छोटा होगा और नेगेटिव में लेंगे तो भी सबसे छोटा होगा। तो समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। हाँ, शुरुआत यहां से करते हैं, थोड़ी सी बातें यहां पर कर लेते हैं, ऊपर वाले ग्रुप में तो ये आपके पास में शुरुआत थोड़ा सा यहां से कर लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर टर्सरी कार्बन एटम लिखा हुआ है, टर्सरी कार्बन एटम, तो आपको पता है टर्सरी कार्बन एटम का मतलब क्या हो गया, टर्सरी कार्बन एटम का मतलब ये हो गया, यानी कि 3 कार्बन एटम लगे होंगे, है ना। इसका इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा कंपैरिजन टू 2R से, और कंपैरिजन टू यहां पर हो जाएगा आपका 1R से, क्लियर है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आपके पास में टर्सरी, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी, और ये हो जाएगा आपका प्राइमरी, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, कोई डाउट यहां तक बात समझ में आ रही है। तो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। एक बात और दिमाग में रखनी है, वो भी देखिए, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, ये भी बात दिमाग में रखनी है, जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, इसको भी दिमाग में रखना है। ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर द प्लस आई इफेक्ट, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यहां पर अपन ले लेते हैं, यहां लेते हैं CH3, यहां पर CH2, यहां CH2, क्लियर है, ये ले लिया, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, इससे कम कर लो, यहां हो जाएगा CH3 CH2, और कम कर लो यहां CH3, और सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा H। तो ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतना ही कम इफेक्ट लगेगा, ये बात समझ में आ गई है। जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा,
और उतना ही, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्ब एटम होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी। चलो आगे बात करते हैं, सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट में ये तो हमें पता चल गया कि ग्रुप लगाने के बाद में वहां पर पोलराइजेशन हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कहां कहां पर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। जैसे कि मान लेते हैं हमने एक कार्बन एटम ले लिया, आप कुछ सोचो, यहाँ पर मैंने आपको हेलोजन लगा लिया, एक्स लगा दिया, ठीक है। अब आप सोचो क्या कंडीशन होगी, किधर की ओर शिफ्टिंग होगी, बस मुझे डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक्स की तरफ किधर शिफ्टिंग होगी, ये शिफ्टिंग होगी, होगी कि नहीं होगी, तो पोलराइजेशन इधर हो जाएगा। बोलो कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। फटाफट देखो फटाफट देखो, कुछ और एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया, CHO लगा दिया, ठीक है। तो CHO प्लस आई इफेक्ट होता है कि माइनस आई इफेक्ट होता है, जल्दी से बताओ। ये होता है आपका माइनस आई इफेक्ट, होता है कि नहीं होता है, तो माइनस आई इफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, नेचुरल सी बात है इस साइड में शिफ्ट करेगा। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? फटाफट देख लेते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। तीसरी कंडीशंस में मान लेते हैं सपोज दैट आपके पास में ये कंडीशन है, यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा दिया, अब क्या होगा बताओ, NO2 ग्रुप लगा दिया तो क्या कंडीशन होगी यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी। कौन सा ग्रुप हो गया आपका, माइनस आई हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खींचे। क्लियर है, इस टाइप से खींचे। बोलो बच्चों कोई डाउट यहाँ तक, है ना। अच्छा एक बात और समझने वाली बात है, मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर ऐसी कंडीशन हो जाए या कुछ इस टाइप की कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है, इस टाइप का एग्जांपल लगा लेते हैं। मान लेते हैं ये है, इस तरह से साइक्लिक लगा दिया मैंने और यहाँ पर अपन ने Cl लगा दिया। अब क्या होगा, Cl पे कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई होगा कि नहीं होगा, तो ये कौन सा हो गया, माइनस आई, माइनस आई होगा। तो अब जरा यहाँ शिफ्टिंग देखो किधर की ओर हो जाएगी, ये समझ रहे हो किधर की ओर होगी, इधर की ओर भी होगी, दोनों साइड से होंगी, होंगी कि नहीं होगी, यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा, यानी कि इस टाइप की शिफ्टिंग होगी। कोई डाउट यहाँ तक, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट यहाँ तक, तो यानी कि शिफ्टिंग इस टाइप की होगी। क्लियर, तो शिफ्टिंग आप समझ रहे होंगे। चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट आपके पास में कोई यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा दिया मैंने, अब आप समझो यहाँ डबल बॉन्ड लगा लिया, मान लेते हैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्टिंग तब भी होगी, पॉसिबिलिटी है ना। पोलराइजेशन है, तो पोलराइजेशन में बेसिकली जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो पोलराइज होते हैं, लेकिन अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाए तो उसमें भी थोड़ा सा हल्का फुल्का पोलराइजेशन इफेक्ट डेवलप होता है, ठीक है। तो इस कंडीशंस में ये पोलराइज हो जाएगा, इधर ये भी पोलराइज हो जाएगा, इधर ये भी पोलराइज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस का इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, यहाँ कितना होगा, आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट यहाँ तक। अब जैसे कि मान लेते हैं इस जगह पर अपन ने क्या लगा दिया, O माइनस लगा दिया, ये O माइनस लगा दिया, O माइनस इफेक्ट कौन सा करता है, पॉजिटिव इफेक्ट करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्लस आई। प्लस आई होगा तो आप मुझे बताओ पोलराइजेशन किधर की ओर होगा, नेचुरल से ज्यादा इस साइड की ओर होगा, तो ये पोलराइजेशन का इस तरीके से डेवलप हो जाएगा। तो पोलराइजेशन होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो भी है उसके हिसाब से आप सेट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बोलो बच्चों कोई डाउट यहाँ तक, समझ में आ रहा है। अब जैसे ही एक और बात कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास में यहाँ पर अपन ने CH3 लगा लिया, यहाँ C लगा लिया, यहाँ CH3 लगा लिया, यहाँ CH3 लगा लिया, ये कंडीशन होगी। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या डायरेक्शन होगी, तो ये कार्ब एटम हो गया, यहाँ CH3 पे कौन सा हो गया बेटा, प्लस आई इफेक्ट, यहाँ कौन सा हो गया, प्लस आई इफेक्ट, यहाँ कौन सा हो गया, प्लस आई इफेक्ट, तो किधर होगा, इधर की इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे, इधर की इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। तो ओवरऑल ये सब मिलके किधर की ओर शिफ्ट करेंगे, इधर की ओर शिफ्ट करेंगे, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट यहाँ तक, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो शिफ्टिंग समझ में आ रही है किधर से किधर की ओर हो रही है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर, अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया, CH3 ले लिया, यहाँ पर अपन ने CH3 ले लिया, यहाँ H ले लिया। अच्छा H की शिफ्टिंग को मैंने कहा C और H की शिफ्टिंग को बहुत ज्यादा मेजर नहीं करते, H को ऐसा नहीं, H को हमेशा हम 0 मान के चलते, बाकी आप तो समझ ही गए होंगे, ये शिफ्टिंग इधर की ओर होगी, ये इधर होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। देखो प्लस आई और माइनस आई में कैसे समझना होता है, माइनस आई में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, माइनस आई में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, अपनी ओर खींचेगा, तो अपनी ओर खींचेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसकी तरफ खींचते हुए चले आएंगे। और प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। आप जरा गौर से देखो, आपको मैंने CS2 माइनस दिया था, आपको मैंने कौन सा दिया था, NH माइनस दिया था, आपको मैंने कितना दिया था, O माइनस। यहां देखो एक तो निगेटिव चार्ज है यानी एनायन फॉर्म है, और एनायन फॉर्म किसी पर होता है तो इसका मतलब उसके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो रिपल करेगा, इसीलिए इसमें कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट। आ रही बात समझ में? तो दिमाग में इस बात को रखना है, ये क्यों प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस क्यों इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी होती है, और जिसके पास खूब पैसा होता है तो क्या करेगा, दान देगा। वो अलग बात है, हमें ऐसा मिलता नहीं है कोई, हमें ऐसा कोई मिल जाए तो फिर बात ही अलग है कि हम उसी के पास बैठ जाकर क्या फालतू में मेहनत कर रहे हैं, क्यों भाई, लेकिन हमें मिलता नहीं है ऐसा, हमारी किस्मत खराब है। तो कुल मिलाकर समझ में आ गया, तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो डायरेक्शन समझ में आ गई है कि कब प्लस देखना है और कब माइनस देखना है। चलो आगे बात करते हैं। जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई है तो आप ये भी तो पढ़ेंगे कि आखिर हम इसको पढ़ते क्यों है। तो चलो इसका करते हैं एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट डाले हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ प्लस आई इफेक्ट या इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो भैया एप्लीकेशन की बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन हम लेके आने वाले हैं वो लेके आने हैं एसिडिक एंड बेसिक नेचर, और सबसे पहले हम लेके आने वाले हैं एसिडिक नेचर। ठीक है, तो देखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है एसिडिक और बेसिक नेचर को डिफाइन करना, यानी अम्लीय और क्षारीय गुण को प्रदर्शित करना। तो बात करते हैं एसिडिक नेचर, और एसिडिक नेचर देखो दो टाइप के एसिड यहां पर लेते हैं, एक तो हम लेते हैं COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक हम लेते हैं OH एल्कोहल। समझ में आ गया? तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड OH, इन दोनों के एसिड को हम इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा समझा सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं, किसकी बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एक बात और, उससे पहले एक बात मुझे बताओ, एक छोटी सी बात पहले सीख लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं। एक बात मुझे बताओ कि हमारे पास में एसिड है C डबल बॉन्ड OH है, इसको हम कहते हैं ये एसिड है। ये एसिड क्यों है, क्योंकि H प्लस आयन देता है। बचपन से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं कि भाई क्या करता है, एसिड वो होते हैं जो कि H प्लस आयन देते हैं। बहुत बढ़िया बात है, H प्लस आयन देता है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ये H प्लस आयन देने के बाद जो निकल जाएगा वो खुश होगा कि रोएगा? जैसे कि तुम्हारे घर में तुम हो, ठीक है, और माता पिता तुम्हें निकाल दे, तो खुश होंगे कि रोएंगे? खुश होएंगे। बहुत बढ़िया बात, मतलब इस बात को जानते हो आप लोग कि नाक में दम कर रखा है आप लोगों ने। हाँ वही होता है, गलत फहमी में है बेटा तू। जिस दिन तू निकलेगा उस दिन पटाखे फूटेंगे, समझ में आया? भंडारा होगा, मिठाइयां बांटी जाएंगी, आओ मिठाइयां बांटो, शहनाई बजाओ। दिखे अब इधर फोकस कर। गलत फहमी है इसके बेचारे को, समझ में आ गया? तो H निकलेगा तो ये खुश होगा। खुश क्यों होगा? क्योंकि ये स्टेबल होगा। बात को समझना, स्थायी होगा। और कोई भी यौगिक जितना अच्छा स्थायी एनायन बनाएगा उतना ही अच्छा वो अम्लीय होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोला मैंने? जितना अच्छा ये स्टेबल आयंस बनाएगा उतना अच्छा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और इसका अच्छा बनाने का रीजन क्या है, इस H का निकलना। अब इस H का निकलना कैसा होगा? इस H का निकलना किस पर डिपेंड करेगा? इस ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। इस ग्रुप के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा? जितना अच्छा ये H प्लस से इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
बात को समझ रहे हो भाई? कौन अच्छा एसिडिक नेचर शो करेगा? एसिडिक नेचर H प्लस आयन तब शो करेगा जब ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो रूप है, ये वाला जो फॉर्म है, ये क्या करे, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले, H से इलेक्ट्रॉन छीन ले। जब आप घर से बाहर जाओ तो आपके कपड़े लत्ते सब छीन लिए जाए, तभी तो सही रहेगा। हाँ, तो छीन लिया गया, तो जितना ज्यादा ये छीना जाएगा उतना ही अच्छा ये स्टेबल होगा, और जितना अच्छा स्टेबल होगा उतनी आपको लात अच्छी पड़ेगी, उतना अच्छा आप घर से भागोगे। समझ में आ रही है? वही कंडीशन। तो आप देखो यहां पर छीनने वाली बात आ रही है, तो छीनने वाले में दो टाइप के लोग हो सकते हैं। एक जो मना करें, जैसे कि आपकी मां मना करेगी, लेकिन एक जो आपका भाई बहन छोटा बड़ा होगा, वो कहेगा भगाओ इसको। तो समझ गए आगे बात? तो एक ऐसा जो कहेगा भागो, जमीन जायदाद पूरी मिलेगी, चीजें पूरी मिलेंगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो ग्रुप है ये आपका भाई है, छोटा बड़ा कुछ भी कह सकते हो, ये भाई बहन कुछ भी होता है, बहनों में भी होता है, ठीक है। हाँ, ये सब भाइयों में नहीं होता, बहनों में भी खूब होता है। तो इधर अब ज्यादा कम का पैरामीटर तेरे यहाँ सेट हो रहा होगा अब तो नहीं बता सकते। तो खींच रहा है ये खींच रहा है। अब देखो खींचने से क्या होगा, ये अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा तो ये खिंचाव इधर की ओर होगा, और ये खिंचाव इधर होगा, तो H प्लस आसानी से निकलेगा, और जो जितना अच्छा H प्लस आयन निकलेगा उतना ही अच्छा ये स्टेबल होगा। अब समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इसका स्टेबल होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये स्टेबल होगा, अगर ये ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा तो ये तभी पॉसिबल है जब ये ज्यादा से ज्यादा अनस्टेबल होगा। भाई दोनों जगह पे स्टेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती ना। यहां मामला अनस्टेबल का है, तभी तो ये स्टेबल होगा, और ये जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ज्यादा ये स्टेबल होगा, और उतना ज्यादा स्टेबल होने के लिए उतना क्या करेगा, H प्लस आयन को बाहर निकालेगा। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया, और बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया तो इसका मतलब एसिडिक नेचर बढ़ेगा घटेगा? एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? भैया अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये अनस्टेबल है, कंपाउंड को समझना, लॉजिक समझना, कि कंपाउंड अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, उतनी ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। अगर वो अनस्टेबल है तो भी तो रिएक्टिव करेगा, और रिएक्ट करेगा तो अपना व्यवहार देगा। तो अगर ये जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, इसका मतलब उतना ही अच्छा H प्लस आयन निकालेगा, और जितनी आसानी से H प्लस आयन निकालेगा उतना ही ज्यादा ये स्टेबल होगा। तभी तो होता है, अगर स्ट्रांग है तो इधर वीक होगा, इधर वीक होता है तो इधर स्ट्रांग होता है। यही तो ब्रोस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट होता है, वही चीज तो है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका एसिड नेचर से। तो यहां से आपको क्या दिख गया, माइनस आई। माइनस आई ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर। अब इसकी कंपैरिजन में उल्टा सोचना स्टार्ट करोगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि अगर यही कंडीशन ले ले और यहां पर कौन सा ग्रुप लगा ले, प्लस आई, तो प्लस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल। तो यहां पर H निकलने की कंडीशन इधर की ओर है, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये पीछे से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ट्रांसफर करेगा, तो यहां पर H प्लस निकलने की पॉसिबिलिटी पहले से कम हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी यहां पर कंडीशन अगर हम ले लें तो हालांकि फाइनली तो यही होगा, फाइनल रिजल्ट तो वही आएगा, लेकिन पहले से कम हो जाएगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर क्या होगा, प्लस आई क्या करेगा, एसिडिक नेचर को घटाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे, एसिडिक नेचर, क्या लिखेंगे बच्चों, एसिडिक नेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया? तो एसिडिक नेचर को अगर हम देखें तो एसिडिक नेचर जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। जिसका माइनस आई ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, और अगर प्लस आई इफेक्ट लगा होगा तो एसिडिक नेचर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये है हमारे पास में कॉन्सेप्ट। चलो तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला यहां पर मैंने ले लिया है आपके सामने,
CH3COOH। मेरे साथ नोट करते जाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने रखा है। क्या क्वेश्चन है आपके पास में? CH3COH, CH3CH2COH एंड HCOH। देखो बच्चों, जब भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, एसिडिक नेचर के क्वेश्चन जब भी आएंगे या कहीं पर भी किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप डिस्कस करेंगे, तो एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो भी हमारे पास ABCD है, उसमें क्या चीज कॉमन है पहले उसको अलग कर लेना। जो चीज कॉमन हो उसको अलग कर लेना। जैसे कि यहाँ पर COH है, यहाँ COH है और यहाँ COH है, ये तीनों जगह पर ये कॉमन है। अब उसके बाद देखो इसमें क्या क्या वेरिएबल है, क्या क्या अलग अलग है। तो आप देखो यहाँ H लिखा हुआ है, यहाँ CH3CH2 है, यहाँ CH3। क्लियर है? अब जो H लिखा हुआ है इसका इंडक्टिव इफेक्ट देख लेते हैं, इसको हम कितना मानते हैं? 0 मानते हैं। CH3 क्या करते हैं? प्लस आई इफेक्ट है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है? अब प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर हमें पता है अच्छी तरीके से, क्या ऑर्डर हो जाएगा इसमें? सबसे ज्यादा कौन सा होगा? CH3CH2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? फिर कौन सा होगा? CH3, और फिर कौन सा होगा? H। बोलो, ये समझ में आ गया? और जैसा कि हमें पता है कि अभी हम चीजें सीख के आए हैं, क्या एसिडिक नेचर जो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? प्लस आई। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? माइनस आई। आगे बस। तो अब आप मुझे बताओ कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, सोच के बताओ। जिसका प्लस आई कम है, इसका मतलब पहले C होगा, फिर A होगा और फिर B होगा। बोलो, आ गया समझ में? कोई डाउट यहां तक? सिंपल सी बात थी, कर लोगे? बहुत आराम से सीखना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। छोटा से छोटा क्वेश्चन होगा, उसको भी बहुत डिटेल में देखेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा CA। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, दिमाग लगाएं। यहां ClCH2COOH है, यहां पर मैंने ले लिया BrCH2COOH है, यहां ले लिया मैंने ICH2COOH है, यहां मैंने ले लिया HCH2COH है। मैंने कुछ इस टाइप से लिख दिया, तो सिंपल आपके लिए हो गया, चेक करना आपके लिए सिंपल हो जाएगा। और मैंने आपसे पूछा कि एसिडिक नेचर का ऑर्डर, ठीक है? क्लियर है? तो कर लोगे आप। क्या कॉमन है बच्चों? जो कॉमन है पहले उसको, जो कॉमन है पहले उसको अलग, जो कॉमन है पहले उसको अलग। क्लियर हो रहा है? यहां पर Cl कितना हो गया? माइनस आई। Br कितना हो गया? माइनस आई। I कितना हो गया? माइनस आई। और इसका इंडक्टिव इफेक्ट कितना हो गया? सारी बात समझ में? क्लियर हो रहा है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, सोच के देखो। माइनस आई जितना ज्यादा, माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा? मेरे साथ में चलते रहो। क्या पढ़ाया था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फिर लास्ट में क्या आएगा? H। तो पहले कौन सा आ जाएगा? फिर इसमें A आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा? B आ जाएगा, फिर कौन सा आएगा? C, और लास्ट में कौन सा आएगा? क्लियर है? ऑर्डर हो जाएगा A B C D। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, फटाफट आप नोट करते जाएं और फिर आप क्वेश्चन को एक तरह से सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां फटाफट कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते। सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने, अटेम्प्ट कर लिया होगा। एसिडिक ऑर्डर देखना है, चलो साथ में देख लो। तो सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट हो गया, फिर उससे कम हो गया और फिर सबसे कम हो गया। तो क्या हो जाएगा पहले ऑर्डर? C B। समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक भाई? सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सब लोग, ट्राई करो, ट्राई करो। देखो यहां पर आपके पास Cl है पास में, एक Cl यहां है, एक Cl यहां है। Cl क्या करता है बच्चों? माइनस आई, ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई।
लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है, इसमें दिक्कत ये आ रही है कि अपना जो डिस्टेंस है उसको ये चेंज कर रहा है। पहले डिस्टेंस कम था, बाद में डिस्टेंस बढ़ गया, बाद में डिस्टेंस बढ़ गया। तो बेसिकली डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस और इंडक्टिव इफेक्ट एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं। क्या कहा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा उसका जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। तो डी और आई, डिस्टेंस बढ़ाते रहो, आई कम होता जाएगा। समझ में आ गया, डिस्टेंस बढ़ेगी, आई कम। अब जरा सोचो यहाँ पर कि ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, एसिड नेचर को बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा कौन, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका सही ऑर्डर आएगा ए बी सी। बोलो बच्चों, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां आ जाओ, यहां क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, यहां पर कहानी उससे रिवर्स हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी, यहाँ CH3 हो गया, यार ये तो है ही नहीं, तो ऑलरेडी अपने पास एच है। हाँ, तो क्या कंडीशन होगी, सोचने वाली बात है, सोचिए जरा यहाँ पर। तो यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट है, तो क्या करेगा, कम करेगा कि ज्यादा करेगा, कम करेगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसमें ये बहुत दूर होगा या फिर नहीं होगा। तो नहीं होने वाली कंडीशन डी दिख रही है, क्योंकि इसमें तो कार्बन एटम क्या हो गए, कम हो गए। और हमने बताया है कि कार्बन एटम जो होंगे वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, प्लस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, एसिडिक कैरेक्टर। अरे हाँ है ना, क्लियर हो गया। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन सा करेगा, डी, फिर कौन सा करेगा बच्चों, सी, फिर करेगा बी, फिर करेगा, आगे समझ, डी सी। कोई डाउट यहां तक? अरे समझ में आ रहा है, आ रही है आवाज, पीछे आ रही है, ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट अटेम्प्ट करो, फटाफट अटेम्प्ट करो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सब लोग समझ रहे हैं? यहाँ क्या हो गया, माइनस आई, यहाँ क्या हो गया, माइनस आई, यहाँ क्या हो गया, प्लस आई, यहाँ क्या हो गया, माइनस आई। तो माइनस आई बढ़ाएगा और प्लस आई कम करेगा। तो माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होगा इनमें से, NO2 का, फिर Cn, फिर Cl, फिर CH3, प्लस आई में आएगा। तो NO2 में सबसे ज्यादा होगा, तो पहले A आ गया, फिर B आ गया, फिर D आ गया, फिर AB। सबको समझ में आ गया, AB। चलो यहां देख लो, यहां क्या होगा बच्चों, CHO माइनस आई, C2H5 क्या होगा, प्लस आई, OH क्या होगा, माइनस आई, क्लियर है, और CONH2 माइनस आई। तो पहले किसको लिखना है, माइनस आई को, फिर किसको लिखना है, प्लस आई को। तो माइनस आई सबसे ज्यादा किस में होता है, CHO, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, C के बाद क्या हो जाएगा, D के बाद A, और A के बाद, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यार, नोट करो फटाफट। चले तो देखना स्टार्ट करते हैं, वही चीज यहाँ है, Cl कैसा हो गया, माइनस आई, माइनस आई, डिस्टेंस, डिस्टेंस का खेल समझ में आ रहा है, डिस्टेंस का खेल समझ में आ रहा है, वो पास में है, थोड़ा और दूर में, और दूर में है, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, हो जाएगा, कोई डाउट यहां तक, समझ में आ गया? यहां क्या हो गया, वही कंडीशन है, प्लस आई, यहां प्लस आई है और यहां प्लस आई है, तो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, होशियार हो गए तुम लोग। यहां क्या होगा, अब देखो यहाँ Cl भी है, CH3 भी है, H भी है, तो ये क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट, ये क्या हो गया, माइनस आई, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट कितना हो गया, तो कौन सा ले लेंगे, तो पहले माइनस आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर प्लस आई आएगा, तो पहले A आएगा, फिर C आएगा, फिर B, यही बोल रहे हो, A C समझ में आ गया, सिंपल थे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या आंसर बताया इसका,
बी सी ए, बी ए सी, बी सी ए, सी बी ए, NO2 है। चलो देखो देखो मेरी बात समझो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिस क्वेश्चन में आपको सब चीजें उथल पुथल नजर आए, जैसे आपको दो तीन चीजें यहां पर देखो स्ट्राइक कर रही है। पहली, Cl पास में है, ये दूर है, ये और दूर है, लेकिन NO2 बड़ा होगा इन दोनों से। क्लियर है? ठीक है, Cl बड़ा है, ये बात सही है, लेकिन यहां दो F लगे हुए, तो सब गड़बड़ हो गया ना। कि किधर कोई बड़ा हो जा रहा है, किधर कोई नंबर बड़े हो जा रहे हैं। तो सुनिएगा मेरी बात को, बहुत गौर सुनिएगा। सबसे पहले देखोगे डिस्टेंस, फिर देखोगे नंबर, और फिर देखोगे इंडक्टिव इफेक्ट का रोल। पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर आई। डज नॉट इंप्रेस, डू नॉट इंप्रेस मी। ओ जब देखो DNI, पहले डिस्टेंस, फिर नंबर और फिर आई। समझ में है? हाँ, पहले डिस्टेंस कौन सा, पहले कौन आएगा? बहुत बढ़िया, ए आ गया, अब समझ में आया। फिर नंबर बी, और फिर पावर या इंडक्टिव इफेक्ट। अब आ गया समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं होगा? बता रे, तेरा आंसर क्या आ रहा था? कुछ नहीं आ रहा था, पता, BAC आ रहा था। अब क्या आ रहा है? अब समझ में आ गया? पहले डिस्टेंस देखनी है, फिर नंबर देखना है। मतलब जो पास में होगा, जो पास में होगा पहले उसको देखना है, वो चाहे कैसा भी हो, कमजोर है लेकिन खतरनाक है, इफेक्टिव होगा। फिर नंबर देखने, और फिर लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। समझ में आया? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर तो उल्टा मामला है, कम करने वाली बात है, कम करने वाली बात है। पहले तो हम DNI के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं, पहले DNI के अकॉर्डिंग लगा, फिर उसका इंडक्टिव इफेक्ट उल्टा कर देंगे। अरे हाँ है ना, पहले क्या देखेंगे? D। एक बात मुझे बताओ, डिस्टेंस जितनी पास में होगी उतना तो कम करेगा वो। समझ में आया कि नहीं है? तो अब आप देखो यहां पर, यहां क्या कंडीशन हो रही है, यहां पर डिस्टेंस ये सबसे पीछे जाएगा, ये सबसे पीछे जाएगा, फिर इन दोनों में से डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस इसकी पास में है, ये भी कम होगा, कम होगा। अरे उल्टा समझ में आ रहा है ना, उल्टा लेके जा रहा हूं, बी होगा, और फिर कौन सा आ जाएगा? अरे उल्टा होगा, नहीं होगा, ऑर्डर DNI का उल्टा करेंगे, सारी चीजों को देखेंगे ना, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट है भैया। यानी कि सबसे पीछे कौन चला गया? C, तो इसकी डिस्टेंस कम है ना, तो इधर डिस्टेंस बढ़ती है तो एस डी बढ़ता है, क्योंकि माइनस आई है, और इधर प्लस आई में डिस्टेंस अगर पास में होती है तो एस डी कम होता है, उल्टा कर देंगे। समझ गए बात को? अब क्लियर हो गया मामला, अब तो कोई घबराहट वाली बात नहीं है, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। HCOH, बेंजीन COH और CH3COH। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो यहां पर COH है अपने पास में बढ़िया तरीके से, यहां पर प्लस आई है, ये माइनस आई है, यहां इंडक्टिव इफेक्ट 0। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले बी हो गया,
फिर ए हो गया और फिर सी हो गया, जो कि गलत होगा, क्योंकि जो एक्चुअल ऑर्डर निकल के आएगा, फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है देन बेंजोइक एसिड, समझे, देन एसिटिक एसिड, ये ध्यान रखना है। यस सर, क्लियर है, दैट इज द एक्सेप्शन। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। क्लियर, कारण आगे चल के मिलेगा आपको। तो एक चीज दिमाग में ये रखनी होगी, इसमें गड़बड़ी मत कर देना, सीधा सीधा ये एस दे चलता है। तो अब मुझे लगता है कि एसिडिक नेचर के बारे में आपको समझ में आ गया, और वो भी कौन सा एस नेचर समझ में आ गए, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करते हैं नेक्स्ट इन एल्कोहल, ठीक है, OH। अब एक बात बता दूं, जो OH वाली कंडीशन है उसको एक्स्ट्रा दिमाग में नहीं रखना है, मतलब OH वाली कंडीशन को अलग से दिमाग में नहीं रखना है। जैसा एसिडिक नेचर है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, वैसा ही OH का रखा जाएगा। जो जो कॉन्सेप्ट आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में लगाए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट OH में रखे जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस बात को ध्यान रखिया जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहां लिख दे रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल, इसमें ज्यादा आपको एक्स्ट्रा दिमाग में नहीं रखना है, वैसे ही रखना है। एल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। क्लियर हो गया, सेम कॉन्सेप्ट है। तो कहीं पर भी अगर आपको OH दिख जाए तो आप इसको सॉल्व करो। तो चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका भी मन हल्का हो जाएगा। H2O ले लिया, यहाँ पर अपन ने ले लिया CH3OH, ठीक है, और यहां ले लिया आपने CH3 CH2OH। क्लियर, ये सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया मैंने। दूसरा एक और क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके दिखाओ आप मुझे। यहां पर मैंने ले लिया CH2Cl OH, यहां ले लिया मैंने CLHOH, और थर्ड ले लिया मैंने ClCCl देन Cl देन OH। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ले लिए, कर लोगे आप लोग, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जल्दी नोट करें। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे। ऊपर भैया वाटर है, चाहे आप इसको HOH के फॉर्म में लिख लो, न्यूट्रल होता है ये तो हम जानते ही है। ये हमारा प्लस आई इफेक्ट लगा होता है, ये हमारा प्लस आई इफेक्ट लगा होता है, तो इसका मतलब A हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, और फिर C हो जाएगा। यहां देख लो, यहाँ क्या कंडीशन होगी, यहाँ